ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना जीवन दे लिए मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर दो खबरें हैं। पहले अमेरिका से एक बहुत अजीब सी खबर है और एक बहुत दुख की खबर है। पहली दुख की खबर तो मैं शेयर करूँगा कि मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त मसूद जौहर, जो कभी पाकिस्तान टेलीविज़न में अदाकारी भी किया करते थे ड्रामों में, अब फीनिक्स में रहते हैं एरिज़ोना में। उनके कल जवां साल 19 साल के बेटे का एक हादसे में इंतकाल हो गया आला पे सडन। कि एरिज़ोना में कुछ मकामात हैं जहां सनसेट जो है उसका ख़ास व्यू होता है, तो एक बड़ी खलकत जिसे कहते हैं कि क्राउड जो उसे देखने के लिए जाता है, तो वो गया घर से कह के कि मैं भी ज़रा देख कर आता हूँ। तो वहाँ गाड़ी पार्क की 4th फ्लोर पे किसी पार्किंग लॉट में। तो गाड़ी के बॉनेट से ही चढ़कर वो किसी जगह पे किसी जो व्यू बनता होगा वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ से स्लिप हुआ तो 4th फ्लोर से नीचे ग्राउंड पर विद इन नो टाइम डेथ हो गई। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी जवान औलाद का दुख न दे कि जाने वाले चले जाते हैं, पीछे वाले सारी उम्र भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, खलाओं को घूरते रहते हैं। बस दिली तमन्ना है, ख्वाहिश है, दुआ है कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये दुख न दे। दूसरी खबर यह है कि ह्यूस्टन से एक पाकिस्तानी ख्वाजा मंसूर मुनीर गिरफ्तार हुए, जिनके घर से कोई 60-70 करोड़ डिफरेंट जो है ना, जो मैथडीन जो ये जो एफेड्रीन वगैरह होती है और ये मार्फिन टाइप की जो ओवरडोजेस जिनके लिए अमेरिका में मशहूर है कि लोग लेते हैं और 3-4 लाख से ज़्यादा लोग सालाना मर जाते हैं, वो उनके घर से बरामद हुई। तो और ये करबी का इलाका है ह्यूस्टन में, क्लोज टू वेरी डाउन टाउन, इट्स वेरी मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पॉश एरिया काउंट होता है, और हॉस्पिटल है बराबर में, तो उसी के कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट में रह रहे थे मोहतरम। तो उसमें जो सबसे स्ट्रेंज है, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जमानत हो गई, सैटरडे को गिरफ्तार हुए और संडे को उनकी $75,000 की जमानत हो गई। तो जमहूरियतों में कुछ चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं जिसे अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका है। तो एक डॉक्टर हैं पाकिस्तानी, बड़े नोन रिनाउंड डॉक्टर हैं ह्यूस्टन में, साइकाट्रिस्ट हैं और बैनर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, और उनको इस मौजू पर 2-3 नेशनल टेलीविज़न ने लिया। तो मैंने उनका एक क्लिप देखा तो मेरी उनसे बहुत अच्छी याद अल्लाह है। तो मैंने उन्हें कॉल किया, वो हॉस्पिटल में थे, मगर हमेशा वेरी काइंड टू हिम जो कहना चाहिए। तो उन्होंने कॉल ली, तो मैंने उनसे बात की। तो मैंने कहा कि जो आपने कहा है कि ये पूरा ह्यूस्टन इतनी दवा से तो इतनी गोलियों से मारा जा सकता था। उन्होंने कहा आप पूरे ह्यूस्टन की बात कर रहे हैं, 21 मिलियन से ज़्यादा लोग जो ह्यूस्टन से जो पूरे टेक्सास की आबादी है, मुझे सही नंबर याद नहीं, वो पूरी मर सकती थी, मगर उनकी ज़मानत 75,000 में हो गई। तो मैंने उस बंदे का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, तो उन पर एक सूट भी निकला, लास्ट सूट था, जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस के हवाले से, मुझे इसका ज़्यादा नहीं इल्म है, 2017 में उन पर एक शू भी हुआ है। तो जुलाई 8 को उनकी दोबारा पेशी अदालत में। बहुत हैरान कुन वाक़या है कि इतनी ड्रग का घर से बरामद होना, और एक रिफाइंड बहुत मामूली मकदार में, मगर हीरोइन भी जो कहते हैं कि जो बड़ी रिफाइंड किस्म की हीरोइन थी, वो नहीं जो
हमारे खत्ते में यहाँ यूज़ होती है, कच्ची कहते हैं इसको, जो मुझे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। तो बहरहाल मौजूद तो यकीनन पाकिस्तान है, और मैं परहेज ही करूँगा। मुझे बहुत लोगों ने पुश किया है कि मैं उस पर ज़रूर बात करूँ कि ये गाजी, ये तेरे पुलिसरार खुसरे कि जिन्हें बख्शा है तूने मर्दो जन की तबाही। क्या कहूँ मैं इस पर, ये पूरा खित्ता अब खुसरो के हवाले है। हिंदुस्तान में भी खुसरो ने वहाँ तो बहुत ही कपड़े ही उतार दिए उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में। तो मगर ये बात जहन में रहे कि जब रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो मैं यकीन करें कई घंटों सोचता रहा कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये वही लोग हैं जो रेफरेंसेस भी लाते रहे हैं, जो अदलिया पे अपना दबाव बढ़ाते रहे हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अब खुद पर वक्त आया तो बेलगामी हो गए मुकम्मल। वहाँ से अंदाज़ा होता था कि ये मामला आसानी से नहीं टलेगा। इससे पहले ये खुसरे हमला करते पकड़े दिखाए गए थे वीडियो पे हमारे दोस्त सभी इब्राहिम के साथ, ये ज़्यादती की गई थी। तो ये जो खुसरे हैं ना, इन पर मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा आपको छोटा सा। ये 90s की, लेट 90s की बात है, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के आखिरी दिन थे 96-97 में। तो मैं शिकागो गया, तो वहाँ एक तकरीब थी। तो जो तकरीब के होस्ट थे उन्होंने मुझसे कहा कि कोई साहब पाकिस्तान से आए हुए, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फंक्शन के बाद उनके साथ बैठे तो तारुफ हुआ, वो उस वक्त के पंजाब के डायरेक्टर IB थे और उनका लास्ट नेम मुझे याद है चौहान था। तो बात होते होते यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने मुझसे कहा कि आफाक साहब, ये रातों को जो लोग निकलते हैं ना, जिन्हें दहशतगर्द कहा जाता है, इनमें कुछ मुहिब्बे वतन भी होते हैं। आप यकीन करें मेरी रूह कांप गई थी कि इनमें कुछ मुहिब्बे वतन भी होते हैं, कि इंडिया 20 लोग मार के चला गया, इन मुहिब्बे वतनों को पता भी नहीं चला। आज तक कुलभूषण सिंह को फांसी नहीं दे सके। कि जिसका माफिया बड़ा हो वो प्रिवेल करता है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। वहाँ का भी ये जिक्र करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को, भाजपा को, दोनों को वार्न किया है, नोटिस दिए हैं कि ये जो आप इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए मज़हब को, फ़िरक़े को निशाना बना रहे हैं, इसे बंद किया जाए। कि कांग्रेस कहती है कि मोदी और भाजपा, बीजेपी ये फ़िरक़ा वारियत को, मज़हब को इस्तेमाल करके वोट लेना चाहती है कि हिंदुस्तान में 80% हिंदू बताए जाते हैं, वो कि ये सच नहीं है। और मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये हिंदुओं से दौलत लूट कर मुसलमानों में तकसीम कर देगी, जिसकी राहुल गांधी ने तरदीद भी की है कि दौलत की वापसी के हवाले से तो हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसी बात ही नहीं रखी है। तो दोनों तरफ से इस वक्त एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। मगर मेरा याद रखिएगा, बहुत पहले कह चुका हूँ कि मोदी मुझे तो जीतते हुए नहीं नजर आते, अगर जीत भी गए तो मार्जिनलाइज हो जाएंगे। वो पोजीशन नहीं होगी कि 400 का आंकड़ा पार, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और आज एक दो चीज़ें देखी जिससे मुझे यकीन हो गया है कि बहुत मुश्किल नज़र आता है जीतना। जिस पैमाने पे लोग बाहर निकले हैं और जो इनके झूठ भाजपा के पकड़े गए हैं कि हर मौजू पे, कि सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि 35 साल भीख भी मांगी, 35 साल जो है वो चाय भी बेची और पढ़ा, स्कूल तक नहीं गए, मगर फिर MA की डिग्री भी निकल आई, BA की डिग्री भी निकल आई। मतलब एक, और फिर वो बॉन्ड की कहानी से लेकर कोई एक कारनामा हो तो हो जो बयान किया जाए, सारे साबित करते रहे। मैं अपने, जैसे हमारे यहाँ एक जमात मजलूम बन गई है, उसके 3.5 साल के मजालिम लोग भूल चुके हैं और सब उसके गुण गा रहे हैं। तो भाजपा ने भी ये साबित कर दिया था, मोदी ने, कि 2014 से पहले तो हिंदुस्तान था ही नहीं, वो तो अंग्रेज़ों के ही कब्जे में था। ये जितनी तरक्की, खुशहाली, आज़ादी जो सब छीन ली गई।
कि बेरोजगारी उरूज पर है, महंगाई वहाँ पर भी उरूज पर है, और वो फिर 5 साल मांग रहे हैं। तो लेट्स से क्या होता है। देखिए जी, सबसे बड़ी खबर यह है मेरे नज़दीक, बजाय तो IMF की खबर है कि आज वो वफद वापस जा रहा है, और कि ये कर्ज लेने के मुज़ाकरात नहीं थे। ये पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बजट के खदोखाल बताने थे, और कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि कर्ज लेने से बहुत पहले जो शराइत है वो तस्लीम कर ली जाएगी कि FBR को भी दुरुस्त करना है, और सब्सिडी भी ख़त्म करनी है, और प्राइवेटाइजेशन भी करनी है, टैक्स भी और लगाने हैं, बिजली भी महंगी और करनी है एक। और फिर आज जमात इस्लामी के अमीर मौलाना हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो तकरीर की वो बहुत ही खूबसूरत तकरीर कहूँगा, कि उन्होंने बताया कि जब बिजली सस्ती नहीं होगी तो यहाँ सरमायाकारी करने कौन आएगा, यहाँ तरक्की खुशहाली कैसे होगी। जैसे यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप देखें क्या निज़ाम है ये, कि जो चोर हैं जिन्होंने चोरियाँ की, जिन्होंने दौलत के अम्बाल लूटे और दुबई से लेके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जज़ायर से लेके क्या क्या ख़रीदा, वो आराम से घरों में सुकून से एयर कंडीशन में लेटे हुए हैं, और उनके घर 24 आवर बिजली आ रही है। कि बिजली तो वहाँ लोड शेडिंग होती है जहाँ चोरी होती है, गरीब आदमी जिस इलाकों में रहता है। जिन्होंने मुल्क लूटा, जो सबसे बड़े चोर हैं, उनके यहाँ बिजली नहीं आ रही कि वो चोर नहीं है, वो बिल पूरा दे सकते हैं। तो हुजूर लूटिए, बिल देना है आपने, वरना 45 डिग्री से लेकर सिंध में, मेरे शहर सक्खर में कल 49 था, और 8 घंटे की कंटिन्यू लोड शेडिंग थी। कि एयर कंडीशन है भी तो डजंट मैटर। आप ये देखें कि ये एक इम्तहान सा इम्तहान है, इससे बड़ा कोई इम्तहान नहीं हो सकता इस गर्मी में। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं एयर कंडीशन रूम में बैठा हूँ, इस रिकॉर्डिंग की वजह से मैंने पंखा बंद किया है कि एयर कंडीशन अकेला सपोर्ट नहीं करता, मगर इस दौरान आप रूम खोलकर बाथरूम जाए तो वहाँ जो हीट है वापसी आने तक सर में दर्द हो जाता है। तो उनके बारे में सोचिए कि जिनके घरों में पंखे हैं खाली और वो भी बंद है, वो कैसे जिंदा रहते हैं। उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बहन भाई, वो खुद जितना सोचे तकलीफ से बुरा हाल होता है। और यहाँ से वादे हैं, कस्में हैं, इरादे हैं, वो जो गाना है ना, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। या फेस्टिविटी लगी हुई है कि अभी इद्दत केस में खान साहब की फैसला महफूज हो गया है, और वो बेगैरत जो पहला शौहर था वाली का, उसका वकील ही आज नहीं आया। फिर हमाद अदर आपने सुन लिया होगा कि मंजर पे आ गए 1 साल के बाद, सब कुछ एकदम नया नया हो रहा है। और वो कहते हैं मुराद सईद भी आएगा, वो पेशावर पहुंच गए मादर जमानतों के लिए कि पेशावर अदालतें जो है PTI के लोगों को ज़्यादा आसानी से रिलीफ देती है। फिर आपने वो भी सुना होगा कि लाहौर के इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसिंग केस में, अहमद फरहाद के मिसिंग केस में जो बातें की हैं, हिला के रख दिया है। कोई जज भी नहीं बचेगा। और बताया जाता है कि उसकी बीवी को अहमद फरहाद की मुसलसल फोन आ रहे हैं कि तुम मुकदमा वापस ले लो। उन्होंने एक बार लिया भी मगर छोड़ा नहीं। फिर ऐसे में खुसरे भी निकल रहे हो, हर तरफ से सोसाइटी सीज है। कितना अजीब है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं जब शहर में कराची में निकलता हूँ, हर तरफ NGOs के साइन लगे हैं, बर्नी NGO, फलानी NGO, सैलानी NGO, खाने के लंगर, बड़े बड़े NGO के मालकान की तस्वीरें, एक पूरा धंधा। फिर हर तरफ मदरसे, मस्जिदें, और हालात ये हैं कि वो बप्पा जानी है ना, बप्पा जानी, जिन्होंने अपने बेटे को वली अहद करार देकर सुन्नत माविया को कंटिन्यू किया। आप वो कहते हैं कि अगर आप खड़े होकर दाढ़ी बनाएंगे, कंघा करेंगे तो कर्ज बढ़ेगा। ये जो कर्ज है पाकिस्तान पर,
وہ آپ لوگوں نے اپنی داڑھی کھڑے ہو کر کنگا کی، اس وجہ سے وہ بیٹھ کر کنگا کرتے ہیں تو ان کی جائیدادیں، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ لوگوں نے ان کو گفٹ جو کیے ہیں گھر اپنے، کچھ 700 750 ہے. ایک عجیب معاشرہ ترتیب پا رہا ہے یہ. تو بپا جانی کے پاس تو گھر ہی وہ 700 800 ہے. اس میں اور کہانی بھی سنائی کہ کس نے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو گھر سے نکال دیا، وہ دھکے کھاتے پھر رہے اور گھر بپا جانی کو دے دیا. مگر ساتھ میں نے کہا نا بڑا عجیب ہے یہ معاشرہ، کہ ساتھ میں پتہ چلا کہ سید ادیب رضوی جو گردے کی پیوند کاری کا کام کرتے ہیں، جن کا نام آتے ہی کوئی بھی ہو سر احترام سے جھک جاتا ہے، نگاہ رشک سے ان کے بارے میں ان کی جانب دیکھتی ہیں اور دماغ سوچنے لگتا ہے کہ کاش انسانیت ہو تو ایسی ہو. 84 85 سال کی عمر میں آج بھی بھاگے پھرتے ہیں. کوئی دوست ہو، کوئی دشمن ہو، بخدا بتا رہا ہوں ان کا جہاں جہاں نام سنا، جیسے احترام کے ویو یہ کہتے ہیں نا جس سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، اس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں بھی دینے والوں نے 1100 سے زیادہ مکان دیے ہوئے ہیں کہ آپ حضور اسے بیچ کر اپنے کام میں لگا لیں. مگر ساتھ میں بپا جانی جیسے لوگ بھی ہیں، اربوں خربوں پتی، اور اس شہر میں لنگر تو ایسے لٹ رہا ہے، بکری کا گوشت عام آدمی. تو کیا آپ یقین کریں، مجھ جیسے لوگ جو امریکہ سے آ کے یہاں خرچ کر رہے کے ڈالرز کو کنورٹ کر کے کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں لیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ 2200 روپے کلو گوشت ہے، اور وہ بھی ہڈیاں. اور پچھلے سال میں رویا تھا کہ مریم کے علاقے میں پائے ڈال کر دیتے ہیں بکری گوشت میں، یہاں پہ بھی دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میری ایک کزن گوشت لے کر آئی، تو میں ان سے تو کیا کہتا ہوں، تو مجھے محبت ہے ان کی کہ خود خریدا خود پہنچایا. تو اب ہر جگہ ہی گوشت میرے خیال میں کوئی مخصوص لوگ یہاں پر، میں نے ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اب تو جوتے پالش کرانے کے لیے بھی آپ کو اچھی سے پالش چاہیے، ورنہ جوتے بھی یہاں صحیح پالش نہیں ہوتے. آپ کو ہر کام کے لیے اتنا با اختیار اور طاقتور ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے کام پر مجبور ہو جائیں. میرٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا یہاں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں حالات ہے تو کیسے ہیں. کہ پہلے تو میں بتا دوں کہ جی پنڈی میں ایک مسجد سے چور چپل چراتے ہوئے بھاگتے ہوئے گر کے مر گیا. اور پشاور میں ایک مولوی صاحب نے ایک بچے کو ابیوز کیا، تو اس کے رشتہ داروں نے 8 سے 10 رشتہ داروں نے مولوی صاحب کو اسی طرح مرغا بنا کے یوز کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ہر طرف لہریں میں وہ کہتے ہیں ویو آئی ہوئی ہے مذہب کی، مگر اخلاقیات کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہیں. عام آدمی سے لے کر خاص تک چلے جائیے، سب کے بیہیویئر چینج ہو چکے ہیں. اور جتنا سوچئے کہ اس ملک کو ایک خاص پالیسی کے تحت تباہ کیا گیا اور اپنے علاوہ کسی کی چلنے نہیں دی گئی، مگر اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ جنہوں نے پالیسیاں بنائیں اور جنہوں نے پالیسیاں بنائیں اور جنہوں نے پالیسیاں چلائیں وہ سب باہر رہتے ہیں. وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، اور یا سنگاپور ہو یا دبئی ہو، وہ سب وہاں رہتے ہیں. اور اس ملک کو جنونیت کی، انتہا پسندی کی آگ میں چھوڑ دیا، لٹرلی چھوڑ دیا. اور خود ماڈرن، لبرل، سیکولر، ڈیموکریٹ کنٹریز میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہاں سب کچھ ختم کر دیا کہ سب چوری کر کے لے گئے مگر بجلی کا بل وہی دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اور جو عام آدمی ہے اس پہ چوری کا الزام لگا کر اسے سسکا کر مار رہے ہیں. حالات حکومتوں کے یہ ہیں. اس خیر نون کی حکومت سے تو میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، مگر پیپلز پارٹی بھی اب ان کے ساتھ شامل ہے. کہ اسٹوج ہے نا کہ پیمرا نے کورٹ کی رپورٹنگ پر پابندی لگا دی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ کسی ڈیموکریسی میں یہ ممکن ہے کہ یہ جو فیسٹیوٹی لگی ہوئی ہے اب اسے بھی اپنے
दायरे कार में लाना चाहते हैं कि किस अंदाज से दिखानी है। फिर साथ में जो पंजाब हुकूमत मीडिया के हवाले से बिल लाई है, अच्छा देखिए मैं बिल की मुखालफत पूरी नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया में है कि अगर मैं आपके खिलाफ ज्यादती करता हूँ तो मुझे सू करना चाहिए, मेरी जायदाद ज़मीन मेरे कपड़े तक बिक जाने चाहिए अगर मैंने किसी की इज्जत उछाली है, किसी पर नाजायज हमला किया है। मगर यहाँ नीयत दुरुस्त नहीं होती, यहाँ मकसद होता है गला घोटने का कि ज़मीन जायदाद भी बेचेंगे, यूट्यूबर भी हो या सहाफ़ी हो या कोई भी हो, और उसे 7 साल की सज़ा भी देंगे। तो रिवोल्ट तो होना था। अच्छा ये सब किसी के कहने पे कर रहे हैं, स्टूज है। मिसाल के तौर पे आज खुर्शीद शाह ने कहा कि एक पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो ऐसी जमात से बात नहीं हो सकती, मसाइल पार्लियामेंट में वेलकम होंगे। ये आइडियलिस्टिक बातें हैं, मैं भी इसको ऐसे ही समझता हूँ। मगर जब ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि जब आप बाकी सब वहाँ से आग लेते हैं तो पीटीआई क्या गलत कहती है? मुज़ाकरात फिर उन्हीं से ही होने चाहिए ना, जिनका कंट्रोल है, जिनका कब्जा है। मगर पीटीआई को भी एक बात समझनी होगी कि उनसे मुज़ाकरात करके निकलेगा कुछ नहीं, फिर वे उन्होंने ही करना है क्योंकि आप सब ने कसम खा ली है एक दूसरे को गंदा करके इक़्तिदार के उसूल के लिए। और जब तक आप लोग ये काम करते रहेंगे और आप यही करते रहेंगे क्योंकि आप खुद मुखलिस नहीं हैं, ना अपने आप से हैं, ना इस कौम से हैं, ना डेमोक्रेसी से हैं। डेमोक्रेसी तो एक तमाशे के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो तो एक रखैल है। मैं तो वो पूरे यकीन से जानता हूँ कि ये मुल्क बनाए इन लोगों के लिए गया था। एक अशराफिया का गिरोह है जो हर इदारे में है, जो पार्लियामेंट में है, जो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट्स में है, जो छोटी अदालतों में है, जो महकमों में है, जो जहाँ है एक ख़ास ग्रुप है। बस देखें नौकरियाँ उनकी हैं, हर चीज़ उन्हीं की है। यहाँ आपका आम आदमी का कुछ नहीं है। आपके जीने के वो शेर है ना कि बेमौत ही मार डाले ये दुनिया वो है, बेमौत ही मार डाले ये दुनिया वो है। हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं, तो बखुदा यहाँ लोग अपने हुनर से जिंदा है, वरना कोई हालात नहीं है। रियासत, ये बात तो मैं बहुत बरसों से कहता हूँ कि ये रियासत नहीं है, रियासत की किसी तारीख पर पूरी नहीं उतरती। अभी गंदम के हवाले से आपने पंजाब में देखा ना कि पहले कहा कि जी 3900 रुपये मन खरीदेंगे, फिर कहा कि हम इतनी खरीदेंगे, हमने 4 लाख किसान एक तरफ कर लिए, फिर कहा हम उनसे में से 2 लाख से खरीदेंगे, फिर कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर कहा कि नहीं हम इतनी खरीदेंगे, और आखिर में कहा कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मार्केट को खुला छोड़ दिया। क्योंकि नहीं यकीन है कि कल के बयान को लोग भूल चुके हैं, किसी को याद नहीं है। और इकॉनमी को अगर आपने समझना है तो बार बार कहता हूँ कि ये 4 मुल्कों के दरमियान घूमते हैं। वो आपका वज़ीर आज़म फिर पहुँच गया यूएई कि ये पहला दौरा है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। वही यूएई, वही सऊदी अरब, वही चाइना। बाकी जो दुनिया है, जो कारोबार का असल गढ़ है, जहाँ जाकर चाइना चाइना बना, वहाँ से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना वो आपको अपनी कोई एयरलाइन लेकर आते हैं, ना आपकी आने देते हैं, ना कोई कारोबार करते हैं। और यहाँ हाफिज रहीम ने बहुत खूबसूरत बात की कि आप तो अपना पैसा ले जाते हैं, जिस तरह से आपने पैसा कानूनी तौर पे भी लेकर गए हैं, वो पैसे कहाँ से आए हैं वो एक अलग बहस है, मगर आप दूसरों से कहते हैं कि आप यहाँ आकर सरमायाकारी करें। ये पॉसिबल है? तो बस मैं आपसे आखिर में ही कहूँगा कि जब तक आप लोगों को शऊर नहीं आता, आप बाहर नहीं निकलते मेरिट के लिए, इंसाफ के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये ठीक है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू इन सबको टका टोकरी कर दिया, ये पूरी दुनिया में, मगर इनके यहाँ इज्जत आनी जानी है, मगर इससे ग्राउंड रियलिटीज तब्दील नहीं हो रही और ना होंगी। उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है।
کیونکہ جہاں جا کر وہ آرام کرتے ہیں یا جہاں جا کر اپنی دولت دکھاتے ہیں وہ آپ کا میڈیا نہیں دیکھتا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، اور ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ اب مجھے شکایت پیدا ہونے لگی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امداد بھی دیتے ہو، آپ قرض بھی پرووائڈ کرتے ہو، مگر آپ کوئی مثبت تبدیلی لانے میں یہاں دباؤ ڈالنے میں اس کے لیے ناکام ہو گئے ہو۔ میں نے آخری ایک خبر ڈسکس کرنا چاہتا تھا، حال آپ نے سٹن خبر دیکھی کہ جناب پاسپورٹ میں جو شادی شدہ خواتین ہیں ان سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے شوہر کا لاسٹ نیم کے طور پر، لاسٹ نیم کے طور پہ اپنے شوہر کا نام ڈالیں ورنہ پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ مطلب یہ کون سا سماج ہے، یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ بھئی ایک عورت کا حق ہے وہ اپنے شوہر کا نام لاسٹ نیم کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہے، نہیں چاہتی ہے، یہ اس کا بنیادی انسانی حقوق کا ایک حصہ ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہے کہ شوہر کا نام اگر وہ نہیں ہوگا تو تم پاسپورٹ نہیں بنا کر دو گے؟ اور ڈی جی کہتا ہے کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے، یہ پالیسی ہے، اور شناختی کارڈ میں نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شناختی کارڈ تو ڈومیسٹک ہوتا ہے اور پاسپورٹ انٹرنیشنلی یوز ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جیسے ان سے کہا ہو، تاثر یہ دے رہا ہے کہ شوہر کے نام کے بغیر ہم آپ کی شادی شدہ خواتین کو انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پہ وزیر داخلہ محترم فرماتے ہیں فوری ایکشن لیا، انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے سیکرٹری کی نگرانی میں، داخلہ سیکرٹری اور سیکرٹری انٹیریئر کی، کہ اچھی تجاویز لے کر آئے اور پھر اس کے روشنی میں کوئی حل بتائے اور پھر اس کا حل نکالیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وزیر داخلہ کو پتہ چلا تو وہ کہتا ہے یہ کیا نان سینس ہے، یہ عورت کے اس کے خاندان پر چھوڑیں، اس کی مرضی پہ چھوڑیں، وہ اپنے شوہر کا نام ڈلوانا چاہتی ہے، نہیں ڈلوانا چاہتی ہے، اس کا شوہر لبرل لوگ ہیں دنیا میں، اس ملک میں بھی ہیں، کہ بھئی خاتون کی مرضی ہے، وہ اگر اپنے باپ کے نام کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے یا وہ اپنا کوئی تخلص ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو آپ کون رکھتے ہو؟ Who the hell are you to ask her like that or order that؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب تجاویز آئیں گی، اب دیکھیے کھیل ہے نا، کیونکہ 6 مہینے کے بعد کہا جائے گا جی یہ واپس لے لیا گیا فیصلہ، اور اب خواتین اپنی مرضی کے ساتھ پاسپورٹ بنوا سکتی ہیں، تو بھیجا ہو جائے گی، تالیاں پٹیں گی۔ انہیں نامو نمود کے ساتھ آپ کو بے وقوف بنانے کا جو جنون طاری ہو چکا ہے نا، اس کا اندازہ ان خبروں سے لگایا گیا ہے۔ آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔